सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और अध्याय पढ़ेंगे हम 5, जिसका नाम है लोकतंत्र। इससे पहले हम 3 पाठ पढ़ चुके हैं। चौथा पाठ है विश्व का इतिहास। उस पाठ को हम नहीं पढ़ेंगे, जैसे हमारा विद्यालय लगेगा तब पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें विश्व का इतिहास है तो ऑनलाइन आपको समझ में नहीं आएगा। उसको सीधे जब हमारा विद्यालय लगेगा तो फेस टू फेस बात करेंगे, इसलिए उस पार्ट को मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, कौन सा? चौथा पार्ट जो विश्व का इतिहास है, जिसमें जर्मनी के, इटली का एकीकरण है, ये सारे हैं, वो पाठ अपने बाद में पढ़ेंगे। पहले अब हम पहले 3 पार्ट इतिहास के पढ़ चुके हैं, भारतीय इतिहास के। फिर चौथा पार्ट है विश्व का। 5वां पार्ट देखो, लोकतंत्र। लोकतंत्र राजनीति विज्ञान से समझे। लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों का तंत्र, यानी लोगों के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है और फिर हमारा देश चलता है ना। जो आज सरकार है, वो सरकार हमारे देश में क्या चीज़ है? लोकतंत्र है। ठीक है, संविधान के तहत लोकतांत्रिक राज्य है हमारा। हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक गणराज्य देश है। गणराज्य का मतलब जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हमारा राष्ट्रपति चुनते हैं और बाकी सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार चलती है ना। वो लोगों का तंत्र, यानी लोगों का जितना भी सिस्टम है, लोगों के माध्यम से सरकार, और सरकार राज्य को चलाती है और हमारा देश चल रहा है। तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्या होता है लोकतंत्र, क्या होती है परिभाषा, क्या लोकतंत्र की विशेषता होती है, क्या गुण होते हैं, दोष होते हैं, सारा विवरण पढ़ेंगे। ये पाठ अपने सीधा और पढ़ते हैं। फिर छठा और सातवां पाठ आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा मैं, सारी चीज़ें एक एक समझा के। ठीक है, छठा और सातवां ये पाठ भी सीधा पढ़ने वाला है, तो इसको पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करें। लोकतंत्र अर्थ व विभिन्न प्रकार। लोकतंत्र का अर्थ, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है लोकतंत्र, जनतंत्र अथवा प्रजातंत्र। लोकतंत्र कह सकते हैं, लोक यानी लोगों का, जन जनता होती है, और प्रजा यानी प्रजा होती है। तीनों का एक ही नाम है। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों डेमोस तथा क्रेटिया के सहयोग से बना है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक तो 4 का नंबर का आएगा और एक मेरे 5 नंबर का पाठ है। 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा, अंग्रेजी जो लोकतंत्र है वो किस शब्द का हिंदी अनुवाद है? तो आप क्या कहोगे? लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र। अंग्रेजी शब्द पूछे आपसे, पूछे लोकतंत्र का अंग्रेजी शब्द में अर्थ बताइए। 1 नंबर का प्रश्न आ गया तो आप बताओगे यह अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों डेमोस और क्रेटिया के सहयोग से बना है। यद्यपि डेमोस का मूल अर्थ है भीड़, किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता से लिया जाता है। वैसे तो डेमोस का अर्थ क्या होता है? भीड़, लेकिन आधुनिक काल में जनता से। और क्रेटिया का अर्थ है शक्ति, यानी जनता में निहित शक्ति लोकतंत्र का मतलब है। क्योंकि हर साल सरकार बदलती है ना, प्रधानमंत्री बदलता है, मुख्यमंत्री बदलता है, विधायक बदलते हैं। क्यों? किसके पास होती है कमान? किसके पास होती है? जनता के पास। हर 5 साल बाद अच्छा काम करता है तो उन्हें वापस चुन लेती है, नहीं करता है तो फिर बदल देती है। तो जनता में शक्ति लोकतंत्र का मतलब हो गया। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति। अतः डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। इसके 3 अंतर संबंधित अर्थ हैं। नंबर 1, यह निर्णय लेने की एक विधि है। नंबर 2, यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। निर्णय लेते हैं ना कि किसको वोट डालें, किसको नहीं डालना, खुद निर्णय लेती है जनता। और किस सिद्धांत पे कोई काम कर रहा है, उस सिद्धांत पे एक समूह बना के काम करती है। यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल शासन का एक रूप ही माना जाता था। बर्न्स के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं और इसके साथ भावात्मक अर्थ भी जुड़ा है। लोकतंत्र की वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके विभिन्न रूपों से जुड़ी अवधारणा को पढ़ें। अब रूप, गुण, विशेषता, प्रकार सब पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है लोकतंत्र के विभिन्न रूप। क्वेश्चन आ जाएगा सीधे ही, लोकतंत्र के विभिन्न रूप बताइए, राजनीतिक, सामाजिक। ठीक है, तो देखिए आधुनिक काल में लोकतंत्र के प्रमुख रूपों और उनसे संबंधित अवधारणाओं को निम्नलिखित रूप में स्वीकार किया जाता है। अब पहले तो आपको याद रखना चाहिए रूप कौन कौन से हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक। 4 रूप है, याद रखना कौन कौन से? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक। अब राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में
व्यक्तिवादी लोकतंत्र भी कहा जाता था। यानी व्यक्तिवादी व्यक्ति से संबंधित है, राजनीति व्यक्ति एक होता है, उसके बाद में समूह बनते हैं और फिर एक राजनीतिक संगठन बनता है। किंतु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिम देशों में हुई थी, अतः इसे कभी कभी पश्चिमी लोकतंत्र भी कहते हैं। पश्चिमी देशों का मतलब इंग्लैंड वगैरह में हुई थी। मार्क्सवादियों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया। अब कई सारे विद्यार्थियों के दिमाग में हो गए, सर ये पश्चिमी जो नाम आया है, कभी कभी पश्चिमी देश का मतलब क्या हुआ? तो आपको पता होगा हमारे विश्व की पृथ्वी पर एक तो होती है देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा, ये तो पता है ना आपको, पढ़ के आगे पहले। ये जैसे पृथ्वी है ऐसे तो खींची जाती है अक्षांश रेखा ऐसे, और ये खींची जाती है देशांतर रेखा ऐसे। पृथ्वी का चित्र देखा ना जाल रूप में। अब देखो क्या बता रहा हूं मैं, ये देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा होती है 360। देशांतर रेखा कितनी होती है? 360। 180 डिग्री और 180 डिग्री, बीच में है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इधर 180 डिग्री, इधर 180, को टोटल कितनी होगी? 360, और बीच में है 0 डिग्री। जो पश्चिम में है, पश्चिम में वो तो आती है 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, जो पूर्व में है वो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस रेखा के इधर जो देश है ना वो तो है पश्चिम के, और इस रेखा के इधर जो देश है वो है पूर्व की। दो चीजें समझ में आ गई। हमारा भारत पूर्व में है, इंग्लैंड यहाँ पे है पश्चिम का है, फ्रांस यहाँ पे है, और भी देश है इधर अमेरिका कनाडा, ये सारे पश्चिम में। इसलिए ये इस 0 डिग्री देशांतर से इधर वाले देश सारे पश्चिम से है और ये इधर वाले पूर्व से है। हमने पढ़ा था ना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, यानी पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति ली। ये इंग्लैंड है पश्चिम में, इसने इन देशों के साथ अनुमति ली थी, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, इन देशों के साथ व्यापार करना है। इसका मतलब ये होता है इधर वाले देश पूर्व में, इधर वाले पश्चिम में। ये अपने आप कह देंगे कि पश्चिम से पूर्व आए, पूर्व से पश्चिम गए। तो ये समझ गए ना आप। तो पश्चिमी लोकतंत्र की उत्पत्ति, क्योंकि हमने हमारे ऊपर क्या अंग्रेजों ने राज किया, पढ़ के आए थे ना, 200-300 साल राज किया। जितनी भी अंग्रेजों की संस्कृति हमारे भारत में आ गई, सारा सिस्टम भारत में आ गया, क्योंकि वैसा ही चल रहा है। अतः इसे कभी कभी पश्चिमी लोकतंत्र भी कहते हैं। समझ में आ गई ना बात, पश्चिमी और पूर्वी देशों का मतलब क्या हुआ। मार्क्सवादियों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया। उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के 2 रूप बताए। वो तो थे विभिन्न रूप। अब ये क्या है कि जो राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी, उन्होंने 2 प्रकार के बताए। क्या? एक तो बताया राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, और दूसरा बताया शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। अब देखो, राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक राज्य से है, डेमोक्रेटिक स्टेट। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार संप्रभुता का निवास जनता में होता है, यानी प्रभुसत्ता ने सारी शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास। इसलिए जनता को सरकार के निर्माण, उसके नियंत्रण और पदच्युत करने की पूर्ण और अंतिम शक्ति भी प्राप्त होती है। देखो, निर्माण सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, नियंत्रण सरकार जनता के हिसाब से रखती है, नियम बने हुए, और पदच्युत अगर ढंग का काम नहीं करते तो इसे हटा भी सकती है। ठीक है। ये दूसरे शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है लोकतांत्रिक शासन से। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष ही विकसित और व्यवहारिक रूप है। यह उल्लेखनीय है कि राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित ये दोनों अवधारणाएं कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। संक्षेप में दोनों मानती है कि राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। अब देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के 2 उपभेद है। क्वेश्चन ध्यान रखना, पिछले 2-3 एग्जामों में क्वेश्चन ऐसे ही आए हैं। 2 उपभेद पूछ लिए, प्रकार पूछ लिए, कितनी है कितने नहीं, कौन से, ऐसे पूछा जाता है। 1 नंबर का तो प्रश्न ऐसा ही आएगा। आपसे पूछे राजनीतिक लोकतंत्र में यानी लोकतांत्रिक शासन के 2 उपभेद कौन कौन से हैं, तो आप बताओगे प्रत्यक्ष, या जिसको कहते हैं शुद्ध लोकतंत्र, और एक अप्रत्यक्ष यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र। ऐसे याद करने, छोटा सा प्रश्न, ये गलत नहीं होना चाहिए 1 नंबर का। यह उल्लेखनीय है कि आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी 2 रूप प्रचलित में हैं। एक तो संसदीय लोकतंत्र, संसदीय का मतलब जिसमें संसद के द्वारा लोकतंत्र चलता है। दूसरा अध्यक्षात्मक, यानी राष्ट्रपति के द्वारा लोकतंत्र चलता है।
तो हमारे भारत में ना, अब आपसे पूछे लोकतंत्र के कितने रूप है? 2। कौन कौन से? संसदीय और अध्यक्षात्मक। इनका मतलब क्या हुआ थोड़ा सा बता देता हूं मैं, क्योंकि ये चीजें समझ में आएगी तो अगला 6ठा और 7वां पार्ट समझ में आएगा। संसदीय का मतलब होता है जिस देश में सारे काम संसद कानून बनाती है, ठीक है, तो हमारे भारत में संसद कानून बनाती है, सही है। अध्यक्षात्मक होता है जिसमें जिस देश का अध्यक्ष होता है या जिसको राष्ट्रपति कहते हैं वो कानून बनाता है। जैसे अमेरिका के अंदर, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन है। आज अमेरिका का राष्ट्रपति पता है ना आपको, डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति की चलती है, राष्ट्रपति कानून बनाता है, तो वो अध्यक्षात्मक हो गया। संसदीय जो संसद बनाती है और फिर प्रधानमंत्री काम करता है। जैसे हमारे भारत में कौन सी है? संसदीय। हमने ये कहाँ से सीखा? अंग्रेजों से सीखा, इंग्लैंड में सीखा, और ये अध्यक्षात्मक अमेरिका से। तो समझ में आ गया ना, भारत में कैसा लोकतंत्र है? संसदीय, याद रह जाएगा। अमेरिका में कैसा है? अध्यक्षात्मक। अब देखो, लोकतांत्रिक राज्य और लोकतांत्रिक शासन अर्थात संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं। जैसे राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। यह प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानता है। सारी शक्ति किसके पास है? जनता में। राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है और इसका व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। जनता शासन सरकार को नियुक्त करती है, उस पर नियंत्रण करती है और उसे हटा भी सकती है, ठीक है। राजनीतिक लोकतंत्र समय में साध्य नहीं होता, अपितु लोकतांत्रिक साध्य और लोक मूल्यों की प्राप्ति का क्या होता है? साधन होता है। ये कौन सा हो गया? ये हो गया। एक नंबर तो हमने पढ़ लिया राजनीतिक लोकतंत्र। दूसरा होता है सामाजिक लोकतंत्र। समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहते हैं। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य है सामाजिक समता की भावना। संक्षिप्त में सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है समाज में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच विभेद नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। नर्मसा के अनुसार लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो, जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित, सबके साथ भाईचारे समान भाव रखा जाए। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा मुख्यतः सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देती है। इसका सामान्य अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अन्य किसी भी व्यक्ति के सुख का साधन मात्र नहीं समझना चाहिए, भी जरूरत पड़े तो याद किए, बाकी कोई समानता नहीं। व्यवहार में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए 2 बातें आवश्यक है। कौन कौन सी? धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेष अधिकारियों की व्यवस्था का अंत किया जाए। सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाए। 3 नंबर आर्थिक लोकतंत्र। अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। वर्तमान सदी में आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों और समाजवादियों ने प्रस्तुत किया। 18वीं और 9वीं सदी में व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा की और मार्क्सवादियों और समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र से सर्वदा भिन्न व विपरीत है। चौथा आता है नैतिक लोकतंत्र। पढ़े थे ना, ये रूप है सारे लोकतंत्र के। कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया। लोकतंत्र के प्रति नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है, जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना जाता है। इस रूप में नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति, नैतिक का मतलब क्या हो गया? हमारा व्यवहार किसके साथ कैसा है, आचरण कैसा है, उस पर आधारित है। इस रूप में नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांस की उदार लोकतांत्रिक क्रांति स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे में के रूप में थी। आपको पता है लोकतंत्र कैसा है? फ्रांस में स्वतंत्र हैं हम सब समान है और हम सब भाई बहन हैं। ये नारा फ्रांस में चलता है। इन तीनों में भाईचारे बंधुत्व का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती और समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी नहीं पाई जाएगी। कल पढ़ेंगे हम लोकतंत्र के संबंधित विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण, ठीक है। और दोबारा बता देता हूँ, चौथा पाठ एक बार विश्व का इतिहास है छोड़ दिया। जब हमारा विद्यालय लगेगा 1 महीने बाद, उम्मीद है लग जाएगा, तब उसको हम पढ़ेंगे।